तो चलिए दोस्तों दूसरा पार्ट देखते हैं। दोस्तों दूसरा, ये पहला टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको हम लोग कहते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। अरे यार मुंह में नहीं आ रहा है। एनीवेज, मॉन्टेगू MONTAGUE चेम्स, क्या क्या नाम रखते थे वो लोग। चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है। और इसको कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी, ठीक है। इसमें दोस्तों इसका कुछ कुछ बैकग्राउंड था जिसलिए ये एक्ट लाया गया था, ठीक है। बैकग्राउंड में तो बहुत कुछ है वैसे, मतलब मॉडरेट्स और जो हमारे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट थे वो लोग भी मिल गए थे, है ना, लखनऊ पैक्ट के बाद। उसके बाद और भी हुआ था, होम रूल लीग्स हुआ था, है ना। उसके बाद आपका जाके पहला वर्ल्ड वार जो हुआ था 1914 को, तो उसका भी रिजल्ट कुछ इंडियन वाले तो काफ़ी उसको ब्रिटिश को सपोर्ट किए थे, पर ब्रिटिश लोगों ने कुछ बाउंस बैक कुछ दिया नहीं हम लोगों को, तो इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा डिसकंटेंट फैली हुई थी, है ना। तो यही सारे रीजंस थे, और भी बहुत कुछ रीजंस है, वो हम सारे बार बार बोल रहा हूँ, मैं हिस्ट्री में पढ़ूंगा। अभी वाला जो टॉपिक है बेसिकली अभी हम देख रहे हैं जो कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हुआ था, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फैक्टर्स ये सब हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग एक जस्ट ही देखते हैं क्या क्या एक्चुअली में एक बोला, क्या क्या हुआ था ओवरऑल, ठीक है। तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों लेवल में लेजिस्लेशंस काफ़ी अलग अलग हुए थे, ठीक है। सेंट्रल लेवल में आपका गवर्नर हेड था, और नहीं, सेंट्रल लेवल में गवर्नर जनरल हेड था और प्रोविंशियल लेवल में गवर्नर हेड थे, ठीक है। सेंट्रल लेवल में दोस्तों प्रोविंशियल लेवल में आपका डायरची लाया गया था। डायरची मतलब आपका जगह रिजर्व्ड सब्जेक्ट, रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर्ड लिस्ट लाया गया था, ठीक है। रिजर्व लिस्ट आपका जैसे रिजर्व लिस्ट में लैंड एंड ऑर्डर वो सब था, एंड ट्रांसफ़र में एडुकेशन है, एग्रीकल्चर, ये सब सब्जेक्ट सारे दिए हुए थे। तो रिजर्व लिस्ट प्रोविंशियल का गवर्नर, उस प्रोविंस का गवर्नर देख सकता था, और ये इलेक्टेड मेंबर्स भी देख सकते थे। तो ऐसे ही कुछ ये सब लाया गया था, ठीक है। और आपका सेंट्रल वाला जो है उसमें भी आपका बाईकैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट लाया गया था, ठीक है। और यही सब है। 3 मेंबर वाइस और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के थे, ठीक है। और कुछ कुछ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया था, जैसे सिख, है ना, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, ये सब सबको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था आपका जाके सेंट्रल लेवल में, है ना। तो ओवरऑल जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, इसको कहा जाता है दैट ये एक पहले जितना पावर 1909 वाला एक्ट में जितना नहीं था, इस वाले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो कि हम बाद में हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ेंगे, तो उस वाले एक्ट में काफ़ी ज़्यादा लेजिस्लेटिव पावर्स और एग्जीक्यूटिव पावर्स मिले थे लोगों को, मतलब इंडियंस भी इंक्लूडेड किया गया था कि इसमें, और क्योंकि इसमें और भी शायद 2-3 प्रोविजंस थे जिसमें औरतों को भी वोटिंग राइट्स मिला था। तो ये सब काफ़ी कुछ अच्छा हुआ था, मतलब कुछ तो मिला था यार इससे, ठीक है। पर बहुत कुछ ऐसा भी था जो डिसइल्यूजन वाला चीज़ मिला था, बट एनीवेज बहुत एलिमेंट था इसमें मिला था, ठीक है। तो ये हम पढ़ लिया हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का जिस्ट देखा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सिमन कमीशन, जो क्या 1927 में आया था। तो दोस्तों सिमन अच्छा ये लिखा नहीं हुआ, एनीवेज सिमन कमीशन, ठीक है, ये आया था 1927 में। दोस्तों इसमें क्या हो गया था ना, ब्रिटिशर्स ने 7 मेंबर एक स्टैट्यूटरी कमेटी गठित किया था, किसके चेयरमैनशिप के अंडर में, सर जॉन सिमन, ठीक है। और ये था ना, ये सातों ही मेंबर जो थे ना दोस्तों, ये सातों ही फिरंगी थे। अब क्या हुआ ना, देखिए 1927 का पीरियड है यार, है ना। तब तो एकदम नेशनलिज्म पूरा हाइट में था, एकदम सबका दिमाग चढ़ा हुआ था नेशनलिज्म। तब इन लोगों ने 7 मेंबर कमेटी किया और एक भी इंडियंस को नहीं दिया। आप एक भी इंडियंस को नहीं दोगे और ये 7 मेंबर कमेटी हमारा नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, हैं, ऐसा कभी हो सकता है? तब तो इंडियंस को भी चाहिए ना यार, क्योंकि इंडियंस तो अपना इंटरेस्ट के लिए कुछ कहेंगे, बोलेंगे ही, पर ये लोग तो ब्रिटिश के इंटरेस्ट का रखेंगे। तो उसी में बहुत दंगा वंगा हुआ था, आपको पता होगा, सिमन गो बैक, है ना।
तो इसी साइमन कमीशन के लिए ही वो बैनर यूज़ किया गया था, साइमन गो बैक, है ना। तो यही, पर इन्होंने कुछ कुछ राय दिया था, उन राय को कुछ राय को 1935 वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाले एक्ट में इनकॉर्पोरेट किया गया था दोस्तों। तो ये था साइमन कमीशन। नेक्स्ट है दोस्तों, तीसरा देख लेते हैं, कम्युनल अवार्ड भी दिया गया था। कम्युनल अवार्ड कब दिया गया था? 1932 को। ये तब जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे जिसका नाम था रामसे मैकडोनल्ड, ये तो आपको नाम याद हो जाएगा ना, मैकडोनल्ड हैं, बर्गर खाएंगे मैकडोनल्ड का। एनीवेज, रामसे मैकडोनल्ड नाम के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कम्युनल अवार्ड दिया था। कम्युनल अवार्ड कब दिया था? जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय, ठीक है। उसमें गांधी जी भी काफ़ी उगड़ गए थे, यार ये क्या कम्युनल अवार्ड दिया तो हमारा और भी पार्टीशन कर देगा, एक दूरी बना देगा, हिंदू कम्युनिटी को और भी बांट देगा। एनीवेज, बट क्या हुआ था ना, बाद में इसको कुछ रिफॉर्म करके एक पूना पैक्ट लाया गया था, है ना, डॉक्टर BR अम्बेडकर के अध्यक्षता में। तो उस पूना पैक्ट से एक जॉइंट इलेक्टोरेट का गठन किया गया था, जिसमें हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट डिप्रेस्ड क्लास के साथ एक जॉइंटली इलेक्टोरेट बनाएंगे, ठीक है। तो वो पूना पैक्ट के तहत किया गया था, जो कि गांधी जी और BR अम्बेडकर का अच्छा योगदान था उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, यही जान के रखिए, क्योंकि इसने एक काफ़ी अच्छा योगदान किया था इंडिया का। अभी वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो काफ़ी हद तक इसी आधार पे, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आधार पे ही अभी वाला कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये वाला क्वेश्चन दोस्तों, अभी जो मैंने अभी बोला, अभी आपको सेंटेंस दैट, मैं क्वेश्चन ही बता देता हूँ पहले रुके। ये आपको 2015 के UPSC के मेंस में ये क्वेश्चन आ गया था, दैट इसमें टिप्पणी कीजिए दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक तरीके से अभी वाला कॉन्स्टिट्यूशन का एक आधार है ना। तो इस पर टिप्पणी कीजिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, बट यही क्वेश्चन था, ठीक है। तो दोस्तों चलिए पढ़ते हैं क्या एक्चुअली में बोला क्या था। देखिए उसमें यही है दैट, एक मिनट, हाँ, एक तो ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया गया था, जिसमें प्रोविंशियल और प्रिंसली स्टेट्स इंक्लूडेड थे, ठीक है। और इसमें 3 लिस्ट में मतलब सेंट्रल को विभाजित किया गया था, फेडरल, प्रोविंशियल और कंकरेंट, जो कि अभी हम जानते हैं यूनियन, स्टेट और कंकरेंट, है ना। 7th शेड्यूल याद आ रहा है आपको? हाँ, तो उसी टाइप का कुछ इसमें भी किया गया था। देखिए हो गया ना, एक क्वेश्चन प्रूफ हो गया कैसे आपका दैट अभी वाला कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इस पर आधारित है। तो ये प्रूफ कर दिया ना मैंने, एक पहला पॉइंट प्रूफ कर दिया। उसके बाद देखिए और भी जो इस एक्ट में लाइक क्या बोलते हैं उसको, स्टेप्स लिए गए थे, उसमें है दैट जो 1919 में प्रोविंशियल में, मैंने थोड़ी देर बोला ना, थोड़ी देर पहले जो 1919 एक्ट में प्रोविंस में डायरची ला गया था, ठीक है। तो उस डायरची को हटा दिया इसने, ठीक है। बोलो नहीं भैया, अब और ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट प्रोविंस में नहीं रहेगा, और प्रोविंस को ऑटोनॉमी दे दिया, ले भाई तू जो करना है खुद कर, ठीक है। और प्रोविंस का जो गवर्नर है ना, प्रोविंस का गवर्नर, एक तो प्रोविंस को ऑटोनॉमी दे दिया और उस गवर्नर को बोला भाई आप जो भी काम करोगे वो आप सलाह लेकर करोगे। किसका सलाह लेकर? ये मिनिस्टर्स का, ठीक है। तो ये दूसरा दिया गया था। अभी भी देख रहे हैं ना आप, मतलब गवर्नर वही ना करता है अभी भी, है ना, सलाह लेकर ही ना करता है। तो देखिए कैसे रिलेट कर रहे हैं अभी वाला। अभी अगर आपको पता होगा तो ठीक है, बट अभी भी वही होता है दैट गवर्नर सलाह लेकर करता है, सीएम और कैबिनेट का, ठीक है। तो चलिए तीसरा पॉइंट जो हुआ था दोस्तों, ये सेंटर में डायरची इसमें लाया था, प्रोविंशियल से हटा दिया था और सेंटर में लाया गया था, ठीक है। और सेंटर में रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट लाया गया था। नेक्स्ट जो है दोस्तों, जितने प्रोविंसेस में है ना, वहाँ पे मैंने तब 11 प्रोविंस थे 1935 के समय, 11 प्रोविंस थे, ये याद रखिएगा। 11 प्रोविंसेस में 6 प्रोविंस में बाइकैमरलिज्म लेजिस्लेचर लाया गया था दोस्तों, ठीक है। और वो लेजिस्लेचर कौन कौन सा प्रोविंसेस है, एक्सक्यूज मी, वो प्रोविंसेस है बंगाल, बम्बई, ठीक है, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है। तो इन प्रोविंसेस में बाइकैमरलिज्म लेजिस्लेचर लाया गया था, ठीक है।
नेक्स्ट दोस्तों, इसमें भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था शेड्यूल कास्ट और वर्कर्स को, ठीक है। और अभी पिछले बार के मुताबिक, 1919 के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा फ्रेंचाइजीज बढ़ा दिए गए थे। फ्रेंचाइजीज मतलब होता है दोस्तों पावर, मतलब इलेक्टेड मेंबर्स के पावर काफ़ी ज़्यादा इस एक्ट के तहत बढ़ा दिए गए थे। और अभी भी देखते ही ना, अब इलेक्टेड मेंबर्स का काफ़ी ज़्यादा पावर है, काउंसिल का कहाँ पावर है, लेजिस्लेटिव असेंबली का वही देख लीजिए, नीतीश कुमार जी का ज़्यादा पावर होगा, आई मीन क्योंकि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में है ना, सॉरी असेंबली में है ना, पर लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले लोगों का ज़्यादा पावर नहीं होता है, ठीक है। वो जब पॉलिटिक्स आगे वाले सेक्शन देखेंगे हम लोग तो उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा है ना। अच्छा नेक्स्ट, और ये तो हो गया दोस्तों। और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना भी उसी समय हुआ था, ठीक है। और जो एक लास्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये एक जॉइंट एक तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ ही था, और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन का भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और भी एक हुआ था जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। फेडरल अभी IAS वाला फेडरल हुआ है ना, क्योंकि ये इंडियन वाला है ना IAS, वो फेडरल के उसी को आप मैंने एनालॉजी मैंने उसी को रिलेट कीजिए, IAS फेडरल, ठीक है। अभी जो जैसे कोई स्टेट सर्विस PCS के एग्ज़ाम्स, बिहार, वेस्ट बंगाल है ना, महाराष्ट्र, तो वो सब हो गया आपका जाके प्रोविंशियल, है ना। और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या हुआ दोस्तों, उसमें क्या होता है ना, जैसे कोई दो स्टेट, जैसे सोचिए बिहार और बंगाल है ना, साथ में मिलकर पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट किया, तो उन लोगों को जॉइंट सर्विस पब्लिक कमीशन का एक प्रोविज़न है। तो देखिए आप इस एक्ट में भी सेम यही सब एक्ट था ना, फेडरल, प्रोविंशियल और जॉइंट पब्लिक, और इस अभी भी वो सब चीज़ है। तो काफ़ी हद तक मतलब हम लोगों का जो अभी का लेजिस्लेचर है वो काफ़ी हद तक 1935 से डिराइव किया गया है, ये प्रूफ हो गया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। चलिए दोस्तों, इसके मेन पॉइंट्स ही देखते हैं एक्चुअली में क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो जैसे देखिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जैसे 1947 डेट से आपको क्या लग रहा है यार, तब हम लोग आज़ाद हो रहे थे, ठीक है, तब हम लोग आज़ाद हो रहे थे। उससे पहले देखिए 1947 से जो पहले था ना, वो कॉलोनी स्टेज में थे, है ना। और इस 1947 से जब हम लोग रिपब्लिक हुए 1950 तक, तब हम लोग का स्टेटस था डोमिनियन, उसके बाद हम लोग सोवरेन स्टेटस हो गया हम लोग का, ठीक है। तो उसी मतलब तब हुआ क्या था, बेसिकली इसके फीचर डिस्कस करते हैं हम लोग, है ना। ये तो बाद में आपको अच्छे से समझाऊंगा पॉलिटी में, बट ये क्या होता है, डोमिनियन क्या होता है, सोवरिंग क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इसके फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं पहले। दोस्तों फीचर्स में क्या बोलना है यार, इसमें आप लोगों को खुद ही पता होगा दैट ब्रिटिश से हम लोग एंड से छूट गए थे, ठीक है। उसका वाइस रॉय सबका ऑफिस ख़त्म हो गया था, उसका इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पावर हमारा मिल गया था दैट खुद अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद फ्रेम कर सके, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश के पैरामाउंट ही ख़त्म हो गया था, दैट ब्रिटिश अभी तक पैरामाउंट था ना, अभी ब्रिटिश पैरामाउंट ख़त्म हो गया था, मतलब और ब्रिटिश हमारे पैरामाउंट नहीं है हमारा, ठीक है। तो यही सब है दोस्तों। अच्छे से डिस्क्राइब हम हिस्ट्री बुक में करेंगे, फिर मज़ा आएगा, फील आएगा। अभी तो जस्ट था दैट क्या क्या इवेंट्स ऐसे हुए जिससे पता चलता है दैट हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इवॉल्व हुआ था। तो इसका एक अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, ये एक हिस्ट्री था, एक छोटा सा जिस्ट था, ठीक है। तो दोस्तों ये कैसा लगा या बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर बिल्कुल अच्छा लगा तो ठीक है, मैं कंटिन्यू रखूँगा, अगर नहीं लगा तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है ना यार कंटिन्यू रखकर, फालतू का आप लोग को मन नहीं लग रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ 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 एक बार नीचे में कमेंट में लिख कर बताइए दैट अच्छा मतलब क्या आप चाहते हैं मुझे ये कंटिन्यू करना। अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर कंटिन्यू रखूँगा, अगर आप नहीं चाहते तो मैं ये बंद कर दूँगा, ठीक है। तो गाइस बाय बाय, टेक केयर।